हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज एक फिर आपके सामने नया वीडियो लेकर मौजूद हूँ। और फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ के अंतर्गत थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट में हम चर्चा करेंगे आज समिति की। समिति यानी एसोसिएशन, ये क्या है, क्या इसका प्रारूप है, क्या स्वरूप है, इस पर इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे समिति के अर्थ की, यानी मीनिंग ऑफ एसोसिएशन की। फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उसकी वो आवश्यकताएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जिनकी पूर्ति बेहद ज़रूरी होती है मानव जीवन के लिए। तो और इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों और समूहों के साथ सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास मनुष्य करता है। और यही प्रयास जो है उसका समिति का आधार है और संभवतः समिति का रहस्य भी। तो इसीलिए अगर हम शॉर्ट में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि समिति जो है, एसोसिएशन, कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो जानबूझकर और सोच विचार कर कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। और अगर हम इसकी जब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम मैकाइवर और पेज की बात करते हैं, जिनके अनुसार समिति सामान्य प्रकार से एक उद्देश्य या उद्देश्यों के समूह की प्राप्ति के लिए एक संगठित समूह है। वहीं बोगार्डस कहते हैं कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करती है। यानी हम अगर इसका कंक्लूज़न निकालें तो कह सकते हैं कि समिति जो है व्यक्तियों का वो संगठित ग्रुप है या समूह है जो विचारपूर्वक सोच समझकर एक या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है। फ्रेंड, समिति की धारणा को या कहिए समिति के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो आपको स्लाइड पर दिख भी रही होंगी। सबसे पहले मनुष्यों का या कहिए व्यक्तियों का समूह। देखिए, हम लोग पहले भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि समिति जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है, और वे सभी मनुष्य या व्यक्ति जिनके कुछ हित या उद्देश्य आपस में एक समान होते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं या कहिए संगठन का निर्माण करते हैं, जिसको समिति कहा जाता है। दूसरी चीज़, समिति की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसके निर्धारित या कहिए निश्चित उद्देश्य। वास्तव में मनुष्यों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वह समितियों का निर्माण करता है, उन्हें बनाता है। और इस रूप में प्रत्येक समिति का उद्देश्य पहले से ही निश्चित और निर्धारित होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी निर्माण होता है या उनका संरचना बनाई जाती है। और ऐच्छिक सदस्यता, ये जो है समिति का एक तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसकी सदस्यता प्रेशराइज होकर नहीं दी जाती। यानी ना तो इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है, ना ही उस सदस्यता लेने के लिए किसी तरह का कोई व्यक्तियों पर प्रेशर होता है। इसकी सदस्यता पूर्णतः व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस समय तक किसी समिति का सदस्य रह सकता है जब तक समिति की सदस्यता उसके हितों की पूर्ति करती रहे। यानी हम कह सकते हैं कि समिति की सदस्यता किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह से, कोई भी तरह से बंधन नहीं है। वह जब चाहे उसकी सदस्यता त्याग सकता है। और अस्थायित्व ये भी एक समिति की या कहिए एसोसिएशन की प्रमुख विशेषता है, कि इसकी प्रकृति जो है वो पूर्णतः अस्थायी है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया भी कि समिति का गठन जो है किसी विशेष उद्देश्य या अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जो पूर्व निर्धारित कर लिए जाते हैं। तो जैसे ही व्यक्तियों के उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, उनकी प्राप्ति हो जाती है, समिति समाप्त की जा सकती है। तो इस रूप में अस्थायित्व जो है समिति का एक प्रमुख गुण भी है।
और समिति की एक विशेषता एक मूर्त संगठन के रूप में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि समिति जो है कुछ व्यक्तियों का एक संगठन है और व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा छुआ जा सकता है। तो इस नाते हम कह सकते हैं कि समिति जो है एक मूर्त संगठन है। दूसरे, समुदाय की भांति समिति की स्वतः उत्पत्ति नहीं होती, वरन ये तो मतलब मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा सोच विचार कर किया गया एक प्रयत्न है। कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सोच विचार कर जानबूझकर ही इसका निर्माण करते हैं। इस रूप में विचार पूर्वक स्थापना भी समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वहीं नियमों पर आधारित होना समिति की अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को, व्यवहार को और वो रेगुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे नियमों में उसकी सदस्यता संबंधी, योग्यता संबंधी या कार्य प्रणाली संबंधी आदि अनेक तरह के नियम और उपनियम बनाए जाते हैं, जिनको आधार पर ही किसी एसोसिएशन या समिति का निर्माण होता है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि समिति में जो है औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति भी पूर्णतः औपचारिक होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग समितियों की सदस्यता एक ही टाइम में ग्रहण कर सकता है और करता भी है। और इन्हीं समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह नॉर्मली जो है बहुत क्लोज रिलेशन स्थापित नहीं कर पाता, उनके बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती, तो वो उनके रिलेशन अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन बहुत ही फॉर्मल से होते हैं, बहुत ही औपचारिक होते हैं। और जब हम इसके प्रकारों की बात करते हैं, टाइप ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स मैकाइवर और पेज ने हितों के आधार पर समिति को दो भागों में बांटा है, यानी ह्यूमन इंटरेस्ट या ह्यूमन प्रॉफिट के बेस पर। तो अगर हम हितों के आधार पर बात करें तो पेज और मैकाइवर ने इसे अविशेषीकृत और विशेषीकृत, यानी कुछ ऐसी समितियां जो विशेष नहीं होती, अविशेषीकृत कहा है, और जो कुछ स्पेशलाइज्ड तरीके से बनाई जाती हैं उनको विशेषीकृत की कैटेगरी में बांटा है। अविशेषीकृत में परिवार, राज्य, नातेदारी, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हुए हैं। और वहीं विशेषीकृत में कानून और सरकार जैसे पॉइंट्स को उन्होंने रखा है। और वहीं मैक्स वेबर ने समिति के जो प्रकार है उसका वर्गीकरण सामाजिक संबंधों के आधार पर किया, यानी सोशल रिलेशनशिप के आधार पर। उन्होंने जो है सामाजिक संबंधों के आधार पर समुदाय मूलक संबंध वाली समिति और संघ मूलक समिति, ये इसको दो भागों में विभाजित किया है। फ्रेंड्स, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या परिवार एक समिति है? इज द फैमिली एन एसोसिएशन? और ये प्रश्न भी इसलिए उठाया जाता है क्योंकि कुछ विद्वानों ने परिवार को समिति मानने से इनकार किया है। वो परिवार को उसकी विशेषताओं के आधार पर समुदाय की संज्ञा देना ज़्यादा उचित समझते हैं। लेकिन परिवार तो पति-पत्नी और उनके बच्चों का एक सहयोगी संगठन है, जिसे कुछ उद्देश्यों की पूर्ति, खासकर सामाजिक उद्देश्यों के लिए बताया जाता है। कह सकते हैं कि परिवार एक समिति ही है, क्योंकि आज का जो फैमिली में जो सिनेरियो हो रहा है या जो चेंजिंग सिनेरियो है, उसे हम और भी समिति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नए नए वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, औद्योगिकीकरण है, इसकी प्रक्रिया से प्रभावित आज के परिवार हैं, वर्तमान परिवार हैं, इनके सामान्य उद्देश्य ना होकर कुछ विशिष्ट उद्देश्य ही रह गए हैं, जिनमें घर बसाना और उसके बाद उनका लालन पालन करना ही मुख्य है। और इतना ही नहीं, आज का परिवार अपनी प्रकृति से अस्थायी भी है, क्योंकि आज जो है वो डिवोर्सेस यानी विवाह विच्छेदों की संख्या में जो है ना निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ती जा रही है।
तो इससे जो समिति का प्रमुख गुण है अस्थायित्व, उसको बल मिला है और परिवार के स्थायित्व के गुण को जो है वो काफ़ी हद तक धक्का पहुंचा है। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अब परिवार की सदस्यता भी अनिवार्य नहीं रह गई है, क्योंकि आज आपको वर्तमान परिदृश्य में समाज में ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति मिल जाएंगे जो स्वयं को पारिवारिक झंझटों से दूर रखकर अकेले जीवन यापन करना चाहते हैं और करते भी हैं। इन सब विशेषताओं के आधार पर हम निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि परिवार एक समिति है, क्योंकि परिवार के नियम, रीति रिवाज, परंपराएं, इन रूप में परिवार एक संस्था तो है जो स्थायी है, लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं उनका सामान्य निवास है, उनका संगठन है। इस रूप में परिवार एक समिति भी है और इसी रूप में परिवार का जीवन भी आज पूरी तरह से परिवर्तित हो रहा है। और ऐसा ही एक प्रश्न राज्य के बारे में उठाया जाता है कि क्या राज्य एक समिति है। तो इसमें मैकाइवर और पेज ने अपने प्रकारों में राज्य का भी उल्लेख किया है। पेज और मैकाइवर के अनुसार राज्य जो है सामाजिक संगठन का ही एक रूप है और चर्च अथवा व्यापारिक समितियों की भांति ही एक समिति है। उनका तर्क है कि राज्य चूंकि व्यक्तियों का समूह है और उसकी स्थापना भी कुछ विशेष, कुछ खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझकर ही की जाती है और राज्य की स्थापना का उद्देश्य सामान्यतः राजनीतिक जीवन से ज़्यादा संबंध रखता है और ये इसकी स्थापना और इसकी कार्य प्रणाली जो है कुछ नियमों और कानूनों पर भी आधारित होती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य जो है एक समिति ही है। लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। जहाँ राज्य की सदस्यता किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, वहीं किसी भी समिति की सदस्यता उस व्यक्ति के लिए ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, जबकि राज्य का अपना एक निश्चित भूभाग होता है। और भौगोलिक क्षेत्र जो है समिति की विशेषता नहीं है, ये पूरी तरह से समुदाय की व्यवस्था है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता या कह सकते हैं प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा वह कानून बनाकर एक खास प्रकार से व्यवहार करने के लिए व्यक्तियों को या अपने निवासियों को बाध्य कर सकता है। और प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार भी होती है जो राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य जो है अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। तो इसे जो है एक विशिष्ट प्रकार की महासमिति या कहिए ग्रेट एसोसिएशन माना जा सकता है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं या कहिए समिति के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें समुदाय और समिति को लेकर जो है थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है। तो यहाँ पर समिति और समुदाय यानी एसोसिएशन और कम्युनिटी में अंतर जानना भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, समिति की सदस्यता जो है वो ऐच्छिक होती है, जबकि समुदाय की सदस्यता पूरी तरह से अनिवार्य होती है। वहीं समिति की स्थापना जो है विचार पूर्वक सोच समझकर जानबूझकर की जाती है, जबकि समुदाय का विकास स्वयं होता है। वहीं समिति के कुछ पूर्व निश्चित और निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जबकि समुदाय जो है सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है और वो मानव जीवन के समान उद्देश्यों की ही पूर्ति करता है। वहीं समिति के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी भूभाग की आवश्यकता नहीं होती, जबकि समुदाय के लिए निश्चित भूभाग या भौगोलिक क्षेत्र एक आवश्यक शर्त है। और एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक समितियों का तो सदस्य हो सकता है, किंतु वह एक समय में एक से अधिक समुदाय का सदस्य नहीं हो सकता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या कहिए इम्पॉर्टेंट अंतर कि समिति के अंतर्गत कुछ विशेष नियमों का होना आवश्यक है, जबकि समुदाय में साधारणता
जनरली रीति रिवाज ही उनके सामान्य नियम होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम समिति और समुदाय के अंतर को जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समिति के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं या कुछ जो डाउटफुल एग्जाम्पल्स थे उन पर विस्तार से चर्चा की, साथ ही समिति और समुदाय में अंतर पर भी चर्चा की है। तो उम्मीद है ये वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, और इस बारे में मुझे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर देते रहिए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।